Just look at this dense forest. The forest is dense and it stretches for miles, hiding a lot of secrets in its dark canopy. ये जो जंगल है that we are talking about is present somewhere between the borders of छत्तीसगढ़ and तेलंगाना. मैं क्यों इस जंगल की बात कर रहा हूँ and why you should also know about this place. इन्हीं घने जंगलों में एक जगह है करेगुट्टा हिल्स. पिछले महीने ही means in the month of May there was a largest ever anti-Naxal operation conducted in the Karigutta Hills. Operation Black Forest. इस ऑपरेशन में 31 नक्सलाइट्स और माओइस्ट वर एलिमिनेटेड, इंक्लूडिंग 16 फीमेल नक्सलाइट्स. उन सभी नक्सलाइट्स को लिटरली ऐसे एलिमिनेट किया गया जैसे जंगल में कोई शिकार खेल रहा हो. They were hunted like animals. करेगुट्टा हिल्स एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हिली रीजन है, अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 to 20 किलोमीटर वाइड, विद अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग जियोग्राफिकल टेरेन. और इसलिए पिछले 2.5 सालों से नक्सलाइट्स ने वहां अपना बेस बना लिया था. 300 से 350 आर्म कैडर्स, इंक्लूडिंग PLGA बटालियन की टेक्निकल डिपार्टमेंट. इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस गैदर की and they launched Operation Black Forest. In one of the most successful security operation in decades against the Naxals. But आप लोग सोच रहे होंगे कि why this operation stands as the largest ever, most comprehensive and well coordinated anti-Naxal campaign. Just look at this data. इस ऑपरेशन में 214 नक्सल हाइडआउट्स और बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. 450 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, 818 BGL shells, 899 bundles of codex, detonators and huge amount of explosive materials रिकवर किए गए इस ऑपरेशन में. इन एडिशन 12,000 किलोग्राम ऑफ फूड सप्लाई वो भी रिकवर किए गए. इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट 31 March 2026 and they are going wild to achieve it. Either surrender or get eliminated. सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त. This video is not about biggest ever anti-Naxal operation. This is about how armed struggle started in 1967. Naxalbari is meeting its end today. 1960s में लोगों को बंदूकें थमाई गई थी ये कहकर कि यही बंदूकें तुम्हें न्याय दिलाएंगी, लेकिन उन्हीं बंदूकों को और उन्हीं वेपन्स को यूज किया गया मासूम लोगों की जानें लेने के लिए. एक टाइम था when these people were seen as messiahs of the downtrodden and today they are begging for their life. ये लोग जगह जगह जंगलों में छुप रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए. जस्ट थिंक अबाउट इट कि इंडिया का पिछड़े से पिछड़े गांव का कोई आदमी जो शायद ही कभी स्कूल गया हो, जिसको शायद ही पढ़ना लिखना आता हो, हम में से कोई भी उस आदमी को देखेगा तो वो पिछड़ा, गरीब और ऑप्रेस दिखाई देगा. लेकिन उसी आदमी को कैसे दूर चाइना में बैठे माओ के फिलॉसफी के बारे में पता है, लेनिन के बारे में पता है, उसके हाथ में लेटेस्ट हथियार कहाँ से आ गए, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कहाँ से आ गए. जो इंसान पढ़ नहीं पाया उसे इन लेटेस्ट वेपन्स को यूज करने की ट्रेनिंग कहाँ से मिल गई. उसे वेपन्स पकड़ाए गए थे ये बोल के कि यही एक आखिरी रास्ता है न्याय पाने का, और उसी न्याय की खोज में वो कब दूसरों पे ही अन्याय करने लग गया. सिक्योरिटी फोर्सेस, मासूम सिविलियंस, यहाँ तक कि स्कूल टीचर्स को भी इन लोगों ने टारगेट किया. अगर आप माओइज्म और नक्सलिज्म के पूरे सेटअप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ लोगों ने इंडिया में एक अलग फौज खड़ी की सिर्फ अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए. जो भी माओइस्ट लीडर्स थे दे वर हैविंग अ गुड टाइम इन देयर लाइव्स, बट जिसके हाथ में हथियार थे उनको कभी जस्टिस नहीं मिला. वो पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं, बिकॉज दीज माओइस्ट लीडर्स इंश्योर्ड दैट ये पूरा जो रेड कॉरिडोर है जिसपे नक्सलाइट्स का राज है वो हमेशा पिछड़ा रहे, हमेशा गरीब रहे. क्योंकि पॉवर्टी और बैकवर्डनेस आर वन ऑफ द फ्यू नेसेसरी रीजंस टू मेंटेन द आर्म्ड cadres, because poverty is like oxygen for Maoists. Poverty dies, Maoism dies. और यही चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि नक्सलिज्म is not exactly what we see. It is much more deep and complex. And today I will tell you why. Extreme rural poverty, failure of government land reforms, exploitative nature of feudal land reforms, oppressive and exploitative landlords, huge economic disparities. All of these factors were responsible for peasant uprising in Naxalbari. हम सबको लगता है कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ नक्सलबारी से, but it all started much before. It started in 1920s.
ये जो टाइम था वो टाइम था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। कोई अंग्रेजों से सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लड़ रहा था तो कोई पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहा था। 1920 एक ऐसा टाइम था जब गांधी जी को एक प्रोमिनेंट लीडर की तरह देखा जा रहा था। चंपारण सत्याग्रह से लेकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट की शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बट धीरे धीरे जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है, चौरा चौरी इंसिडेंट हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट AKA खिलाफत मूवमेंट फेल हो जाता है। Many people, especially youth, started losing faith in a non-violent struggle against Britishers. People started supporting armed rebellion, violent path to uproot the British imperialism. And उस टाइम पे communism was one of the rising ideologies in India. 1921 में लेनिन और सोवियट्स के सपोर्ट से ताशकंद में एक पार्टी बनाई जाती है और इस पार्टी का नाम रखा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। MN रॉय इस पार्टी के लीडर होते हैं। लेनिन से मिलने के बाद उनकी आइडियोलॉजी में एक रेडिकल शिफ्ट आया। वो इंटरनेशनल फोरम पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चेहरा बन जाते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार्ल मार्क्स और लेनिन के आइडियोलॉजी को इंडिया में स्प्रेड करना। कार्ल मार्क्स और लेनिन के आइडियोलॉजी ने ही आगे चलकर माओइज्म और नक्सलिज्म को जन्म दिया। इसलिए हमें यहाँ कम्युनिज्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि वर्किंग क्लास के लोग, चाहे वो गरीब किसान हो या इंडस्ट्रियल लेबर हो, वो एकजुट होकर एलीट क्लास के खिलाफ हथियार उठाए और उनको पूरी तरह हटा के एक प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करे जहां सिर्फ वर्किंग क्लास का राज हो। और ये अचीव करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है मास आर्म्ड रेबेलियन। जो भी कैपिटलिस्ट हो या एलीट क्लास के हों उनको फोर्सफुली निकाल दो। इंडिया में जब ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंटर हुई तो जो ये आर्म्ड रेबेलियन होना था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं होना था, उन सब के खिलाफ होना था जो एलीट क्लास के हों। मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, छोटे बड़े जमींदार, उन सब को किसी भी तरीके से हटाओ और पावर कैप्चर करो, उनकी जमीनों पर कब्जा करो और प्रोलेटेरियन मतलब पीपल्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करो। पीपल्स गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सेटअप में वोटिंग से नहीं बनेगी, वो सिर्फ बनेगी आर्म्ड रेवोल्यूशन से, जैसे 1917 में लेनिन ने बनाई थी। जस्ट थिंक फ्रॉम द कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि आज से 100 साल पहले कोई ये बात करता हो कि इंडिपेंडेंस सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लेनी, इंडिपेंडेंस लेनी है एलीट क्लास से, कास्ट ऑपरेशन से। एंड उस टाइम पे इंडिया से बेटर कोई जगह नहीं हो सकती थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए। 1783 से 1900 तक 110 वायलेंट इंसिडेंट हो चुके थे जमींदारों और एलीट क्लासेस के खिलाफ। 1971 के सेंसस से पता चला कि 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज लैंडलेस और जमीन का बड़ा हिस्सा सिर्फ 4% लोग ओन करते थे। लैंड रिफॉर्म्स आने के बाद ये हाल था तो सोचो 1950 से पहले क्या होगा। इंडिया एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह थी लोगों को हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइड करने के लिए, जो कि कम्युनिज्म की एक फंडामेंटल फिलॉसफी है। और इंडिया में कम्युनिज्म एस्टैब्लिश किया CPI ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ CPI की भी बात करना जरूरी है क्योंकि CPI ही वो लॉन्च पैड है जहाँ से नक्सलिज्म और माओइज्म लॉन्च हुए। 1930 से 40s तक CPI ने ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब पूरा भारत ब्रिटिशर्स के खिलाफ था तो CPI ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में खड़ी थी। सभी लोग 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और CPI क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज कर रही थी। ब्रिटिशर्स तो आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट के नंबर 1 दुश्मन होने चाहिए थे, बट इस बार CPI ब्रिटिशर्स को क्यों सपोर्ट कर रही थी? इसका एक ही रीजन था, जर्मनी। एडोल्फ हिटलर हेटेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड कम्युनिज्म एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी वाज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन। तो जर्मनी से बदला लेने के लिए CPI ने ओपनली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया और इसी की वजह से CPI की इमेज को इंडिया में एक बहुत बड़ा डेंट भी लगा। लाइक इफ दे हैव 2 ऑप्शंस, फर्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज आइडियोलॉजी, दे ऑलवेज चूज देयर आइडियोलॉजी। और इसकी कीमत उन्हें आम लोगों का सपोर्ट खोकर चुकानी पड़ी। पोस्ट इंडिपेंडेंस CPI इतनी कमजोर हो गई कि CPI ऑलमोस्ट फेस्ड एन आइडेंटिटी क्राइसिस। क्लियरली CPI लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने में नाकाम रही थी, क्योंकि जिस टाइम पे CPI लोगों को हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी, लोग पहले से डिवाइडेड थे, रिलीजियस लाइंस पे, कास्ट लाइंस पे और कम्युनिटी लाइंस पे। इंडियन सोसाइटी में डिविजन्स इतने गहरे थे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाना ऑलमोस्ट उनके लिए इम्पॉसिबल था। 1947 में इंडिया वाज पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन
there was very little space for communism. 1946 से 1951 तक CPI ने तेलंगाना में जमींदारों के खिलाफ एक बहुत बड़े आर्म्ड मूवमेंट को लीड किया। ये आंदोलन लगभग 3000 विलेजेस तक फैल चुका था। जो CPI का काडर था वो जमींदारों से उनकी जमीनें छीनकर अपने काडर में बांट रहे थे। लेकिन 1951 के बाद CPI को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी और तेलंगाना मूवमेंट को अबॉर्ट करना पड़ा। इनिशियली जो कि एक मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड मास रेवोल्यूशन था, 1951 के बाद CPI वेंट फॉर अ पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेटिक पाथ। क्यों? क्योंकि CPI डेलीगेशन मॉस्को गई थी और वहां स्टालिन ने CPI को यह एडवाइस किया कि वॉयलेंस के पाथ को छोड़कर इंडिया के डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सेटअप में पार्टिसिपेट करे। और CPI ने 1951 के बाद एग्जैक्टली यही किया और धीरे धीरे केरल, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में अपना एक मजबूत बेस बना लिया। 1957 में CPI ने अपनी फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई इन द वर्ल्ड आउटसाइड सोवियत यूनियन। 1960s आते आते CPI में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, क्योंकि CPI के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी स्ट्रेटेजी या आइडियोलॉजी पूरी तरीके से इंडिया सेंट्रिक नहीं थी। CPI का आइडियोलॉजिकल कंट्रोल रशिया के हाथ में था। 1960s में कम्युनिस्ट देश USSR और चाइना दोनों में आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ गए। USSR के लीडर निकिता खुसराव और चाइना के लीडर माओ जेडोंग में आइडियोलॉजिकल रिफ्ट आ गया। USSR ये चाहता था कि जो कम्युनिस्ट हैं वो पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक सेटअप चूज करें और दूसरों के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ माओ जेडोंग ने USSR के स्टैंड को एंटी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरह देखा और ग्लोबली इसके खिलाफ प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन कराने की धमकी दे दी। तो कम्युनिज्म के दो ब्रांचेस हो गए थे, एक रशियन मॉडल और एक माओ जेडोंग का मॉडल। इंडिया में भी जो कम्युनिस्ट थे वो आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड हो गए थे। एक ग्रुप USSR के मॉडल को फॉलो कर रहा था और दूसरा माओ जेडोंग के मॉडल को। CPI के कुछ लोग इतना रेडिकल हो गए थे कि 1962 के इंडो चाइना वॉर में ओपनली चाइना को सपोर्ट शुरू कर दिया। चारू मजूमदार जो कि नक्सलिज्म के आइडियोलॉजिकल फादर थे, उन्होंने ओपनली ये अनाउंस कर दिया कि चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, चाइना का रास्ता हमारा रास्ता। 1965 का जो इंडो पाक वॉर हुआ उसमें भी CPI का एक फैक्शन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साइड था। फाइनली 1964 में CPI दो पार्टियों में टूट गई, एक CPI और दूसरी CPI-M। एक पार्टी ने USSR ब्लॉक को ज्वाइन कर रखा था और दूसरी पार्टी ने चाइनीज ब्लॉक को। जो CPI-M पार्टी बनी थी उस पार्टी ने भी धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सेटअप पकड़ लिया और उसमें से एक और ग्रुप निकला जो कि एक हार्ड लाइनर रेडिकल कम्युनिस्ट ग्रुप था। इस ग्रुप के लीडर थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल संताल। इन लोगों का मानना था कि पार्लियामेंट्री अप्रोच कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ एक धोखा है और असली चेंज तभी आ पाएगा जब लोग क्रांति करके भारत की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। चारू मजूमदार ने अपना एक रेडिकल कार्डर तैयार किया। 1965 से 1967 तक चारू मजूमदार ने 8 डॉक्यूमेंट्स लिखे जिसे कम्युनिस्ट 8 हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं और यही डॉक्यूमेंट्स फाउंडेशन थे नक्सलाइट मूवमेंट का। चारू मजूमदार ने एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कार्डर बनाया। अपने कार्डर का आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन कैसे हो इसका सिस्टम बनाया। सीक्रेट सेल्स बनाए जिसमें लोग सीक्रेटली काम करते थे जिससे वो पकड़े ना जाए। कैलकाटा और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को रिक्रूट करते थे, स्पेशली उनको जो गरीब और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। आर्म्ड स्क्वाड बनाए जिनका काम था इन्फॉर्मर्स, पुलिस और जमींदारों पे हमला करना, लोगों की जमीनें छीनना और वो जगह जहां पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच नहीं है उस जगह पे कब्जा कर लेना और उसे एक लिबरेटेड जोन डिक्लेयर कर देना। और इसी तरह चारू मजूमदार नक्सलिज्म के आइडियोलॉजी के फादर बन गए और कानू सान्याल पहले नक्सल। चारू मजूमदार ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि आर्म रेवोल्यूशन कैसे करना है। 1965 में अमृत बाजार पत्रिका में ओपनली लोगों को आर्म रेवोल्यूशन के लिए तैयार रहने के लिए भी बोल दिया। वो बस वेट कर रहे थे एक सही अपॉर्चुनिटी का और वो अपॉर्चुनिटी मिली 1967 में। 1967 में वेस्ट बंगाल में यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी। सरकार बनाने के लिए चाहिए थे 141 सीट, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 127 सीटें मिले। तो सारी लेफ्ट पार्टीज ने मिलकर और कांग्रेस से एक ग्रुप तोड़वाकर उन्होंने सरकार बना ली। चीफ मिनिस्टर बने अजय मुखर्जी और डिप्टी CM बने ज्योति बासु जो कि CPI-M के लीडर थे।
जैसे ही यूनाइटेड लेफ्ट की सरकार बनी तो एक अफवाह फैल गई कि सरकार छोटे और बड़े जमींदारों से उनकी जमीनें छीन के उन्हें देने वाले हैं जो उन जमीनों पे काम करते हैं। जमींदार अधियार सिस्टम के बेसिस पे अपने जमीनों पर खेती कराते थे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपनी जमीन पर फसल उगाने वालों को हायर करते थे। जो जमींदार होता था उसकी होती थी जमीन, बीज, बैल और इक्विपमेंट्स, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आदमी होता था वो फसल उगाता था और उसके बदले वो फसल का हिस्सा लेता था। और बार बार जमींदार और उस शेयर क्रॉपर में फसल के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट होता था। इसलिए जमींदार क्या करते थे कि कई बार वो शेयर क्रॉपर को अपनी जमीन से निकाल देते थे। और जब ये अफवाह उड़ी कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जमीन लेके बांटने वाली है तो जमींदारों ने शेयर क्रॉपर्स को निकालना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक शेयर क्रॉपर था बिगल किसान, उसको भी किसी जमींदार ने जबरदस्ती निकाल दिया। दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन होती थी, वहाँ भी कई मजदूर काम करते थे, उनको भी निकाल दिया। और ऐसे इंसिडेंट से वहाँ के जो लोकल मजदूर या किसान थे वो बहुत नाराज हो गए थे। अब इस सिचुएशन में एंट्री लेता है कृषक सभा, जो कि सीपीआईएम का ही एक लोकल विंग था और किसानों से जुड़ी समस्याओं को ही उठाता था। इस टाइम पे दार्जिलिंग हिल्स में कृषक सभा बहुत एक्टिव हो गया था। मार्च 1967 में कृषक सभा ने खुलेआम जमींदारों को मारने का ऐलान कर दिया। कृषक सभा का एक ही एम था, दार्जिलिंग के सारी जमीनों पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। रोज सीपीआई के कैडर सड़कों पे हथियार लेके परेड करने लगे, पब्लिक मीटिंग्स होने लगी, जमींदारों के नाम ले लेकर उनको धमकियां दी गईं। धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज वायलेंट होने लगी। यहाँ तक कि अप्रैल 1967 में कृषक सभा के लोगों ने एक जमींदार को लिंच कर दिया। एज पर कानू सान्याल, जो कि नक्सल मूवमेंट के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, मार्च 1967 से अप्रैल 1967 तक 15 से 20 हजार लोगों ने अपने आप को फुल टाइम एक्टिविस्ट की तरह एनरोल कराया था। गांव-गांव में उन लोगों की कमिटीज बनी। उन लोगों ने वहाँ के सभी लैंड रिकॉर्ड्स जला दिए और जमीनों को कमिटीज के अंडर ले लिया। उन्होंने जमींदारों से वेपन्स लूट के आर्म ग्रुप बनाए, तीर कमान, भाले, ये सारे हथियार इकट्ठा किए और गांव-गांव में एक पैरेलल सरकार बना ली। नोट करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो उस टाइम सीपीआई लेड सरकार ही थी वेस्ट बंगाल में। उसी टाइम एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया। सन्यासी स्थान टी स्टेट की ओनर रूबी मित्रा ने अप्रोक्सीमेटली 40 वर्कर्स को निकाल दिया। जब ये बात कानू सान्याल तक पहुंची तो कानू सान्याल ने पर्सनली जाकर रूबी मित्रा से उन 40 वर्कर्स को वापस काम पे रखने को कहा, लेकिन रूबी मित्रा ने कानू सान्याल की बात को इग्नोर कर दिया। इसके जवाब में कानू सान्याल ने कृषक सभा के एक्टिविस्ट को ऑर्डर दिया कि सन्यासी स्थान टी स्टेट के अंदर जितनी भी फसल है वो सबको काट लो। लगभग 4000 लोग हथियार लेके सन्यासी स्थान पहुंच जाते हैं और सारे फसल को काट लेते हैं। रूबी मित्रा पुलिस को भी बुलाती हैं, बट इतनी भीड़ के सामने पुलिस क्या ही कर लेती। और इसी के बाद मई 24, 1967 एक पुलिस ऑफिसर सोनम वांगडी, जो कि कानू सान्याल को अरेस्ट करने गए थे, उनको सीपीआई कैडर के लोग मार देते हैं। अगले ही दिन यानी मई 25, 1967 कृषक सभा के लोग और वायलेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं सरकार के खिलाफ। और जब पुलिस इनको कंट्रोल करने पहुंचती है तो वो लोग पुलिस पे ही हमला कर देते हैं। और अपने आप को बचाने के लिए वो बच्चों को और लेडीज को एज ए ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करते हैं। जब पुलिस रिटेलिएट करती है तो 11 लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग 8 फीमेल्स, 1 एडल्ट मेल और 2 बच्चे। और यहीं से शुरू होता है नक्सलबारी मूवमेंट। एक और बात है कि नक्सलबारी को क्यों चुना गया इस मूवमेंट को शुरू करने के लिए। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। अगर हम वेस्ट बंगाल के मैप पे नजर डालेंगे और उसके नदर्न टिप को ध्यान से देखेंगे तो पतला सा रास्ता है जो पूरे बंगाल को बाकी इंडिया से जोड़ता है। इसे ही कहते हैं नक्सलबारी का नेक। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। ये एरिया पूरी तरह से सैंडविच हो गया था, दोनों तरफ से खुला, और सिक्योरिटी के लिए कोई सॉलिड बैरियर भी नहीं। नक्सलबारी के पास बहती है मेची रिवर और इस रिवर को इजीली क्रॉस करके नेपाल पहुंचा जा सकता था। ये एक ऐसी जगह थी जिसको आसानी से एक लिबरेटेड जोन बनाया जा सकता था और अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो भाग के आराम से नेपाल या बांग्लादेश जाया जा सकता है। इसीलिए नक्सलबारी को चुना गया। मई के महीने तक सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि नक्सल्स ने 3-4 जगह लिबरेटेड जोन बना लिए थे, जैसे हाथीगीशा जो नक्सलबारी पुलिस स्टेशन के अंडर आता था, बूरागंज जो खारीबरी पुलिस स्टेशन के अंडर था, और चौपुखरिया जो फंसीदेवा पुलिस स्टेशन के अंडर था।
ये तीनों जगह अब ऐसे जोन बन चुके थे कि जहां नक्सल्स के परमिशन के बगैर कोई आउटसाइडर एंटर नहीं कर पाता था। ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये बन गए थे लिबरेटेड जोन, जहां का फुल कंट्रोल सरकार के पास नहीं, नक्सल के पास आ गया था। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता देख हरि कृष्णा कोनार, जो कि सरकार में मिनिस्टर थे, सिलीगुड़ी आए और कुछ नक्सल लीडर से मिले। नक्सल्स की जो भी डिमांड्स थे उनको एलिजिबली मान लिया। बदले में नक्सल्स को ये अनार्की रोकनी थी और पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करना था। कानू सान्याल और जंगल संताल को सरेंडर करना था, बट नक्सल्स नहीं माने। चारू मजूमदार ओपनली लेटर लिखते हैं अपने कॉमरेड्स को और बोलते हैं कि पुलिस को जैसे ही ऑर्डर मिलेगा वो तुम पे अटैक कर देंगे, इससे पहले वो अटैक करें तुम उन पे अटैक कर दो, और तभी पुलिस पीछे हटेगी जब हम उन पे अटैक करेंगे। एज पर ऑफिशियल सोर्सेज सिर्फ 8 से 10 जून के बीच मात्र 3 दिनों में 80 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 13 केसेस डकैती के, 2 मर्डर के और 1 किडनैपिंग का। और सबसे खतरनाक बात यह कि नक्सल्स खुद ही जस्टिस बांट रहे थे, लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। दार्जिलिंग के कुछ इलाकों में तो गवर्नमेंट की जगह अब इन बंदूक वालों का कानून चल रहा था। 12 जून को वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने प्रेस को बताया कि दार्जिलिंग में अब एक रीन ऑफ टेरर स्टैब्लिश हो चुका है, जहां ना पुलिस है और ना ही कानून है, सिर्फ बंदूक की आवाज सुनाई देती है। 28 जून 1967 को चाइना के रेडियो स्टेशन रेडियो पेकिंग ने एक ऐसा कमेंट दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि नक्सलबारी एक ऐसा आंदोलन है जो माओ जेडोंग की लीडरशिप में चलाया जा रहा है, भारतीय जनता के द्वारा। चारू मजूमदार ने नारा दिया, चीनेर चेयरमैन अमदार चेयरमैन, मतलब चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन। यहाँ नक्सल्स माओ को अपना लीडर मान रहे थे और वहाँ माओ नक्सल्स को सपोर्ट कर रहा था। 5 जुलाई को चाइनीज एडिटोरियल में नक्सल्स के सपोर्ट में एक आर्टिकल छपा, द स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया। मार्च 1967 में ये नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ था, लेकिन सितंबर आते आते ये आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया था, क्योंकि पुलिस इन सभी नक्सल लीडर्स के पीछे पड़ गई थी। कानू सान्याल, सुरेन बोस, जंगल संताल, ये सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपने कैंप्स लगा लिए थे और सेंसिटिव एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया था। अब जैसे ही ये सिक्योरिटी फोर्सेस इनके पीछे पड़ी, ये सारे लीडर्स चाइना भाग गए माओ जेडोंग से मिलने, और सब कुछ शांत होने के बाद दिसंबर में ये लोग वापस आ गए। CPIM जो कि सरकार में थी, उन्होंने नक्सलाइट्स को ओपनली कंडेम किया। इसी वजह से चारू मजूमदार ने 1969 में लेनिन के बर्थडे के दिन अपनी एक नई पार्टी बनाई, CPI मार्क्सिस्ट लेनिन, जिसका एक ही एम था, आर्म्ड स्ट्रगल। सरकार ने नक्सलबारी मूवमेंट को कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन उस मूवमेंट ने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला था। अब ये नक्सलाइट आइडियोलॉजी गांव से शहरी इलाकों तक फैल गई थी। नक्सल्स छोटे छोटे ग्रुप्स में पुलिस को, सरकार के लोगों को और अपने ओपोनेंट्स को टारगेट करते थे। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनमें आग लगा देते थे, एग्जामिनेशंस रोक देते थे। मतलब वो हर एक चीज जो लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़े, उन सभी चीजों को डिस्टर्ब करने में लगे हुए थे। जो चारू मजूमदार ने अपनी नई पार्टी बनाई थी, उसका काम था नक्सल आइडियोलॉजी को फैलाना। CPI-ML ने वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में वायलेंट कैंपेन शुरू कर दिए। 1969 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पोडू कल्टीवेशन के बैन के अगेंस्ट आंदोलन चल रहा था। नक्सल्स वहां भी पहुंच गए। कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजर्स जैसे वी सत्यनारायण और नागभूषण पटनायक ने गिरिजन, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन लोगों को मोबिलाइज किया था, और इसी वजह से जमींदारों और साहूकारों पे अटैक शुरू हो गए, लॉन्ग लिव माओ जेडोंग के स्लोगन्स के साथ। कानू सान्याल और सुरेन बोस दोनों को अरेस्ट किया गया श्रीकाकुलम कॉन्स्पिरेसी केस में, और वहां दूसरी तरफ 16 जुलाई 1972 में चारू मजूमदार भी पकड़े गए। सान्याल और बोस ने खुद जेल से ओपन लेटर लिख के चारू मजूमदार के लेफ्ट एडवेंचरिज्म और वायलेंट अप्रोच को ओपनली क्रिटिसाइज किया और खुद को चारू मजूमदार से अलग कर लिया। 1971 तक वेस्ट बंगाल में आर्मी और CRPF ने मिलकर ऑपरेशन स्टिपल चेज लॉन्च किया और नक्सलाइट मूवमेंट को क्रश कर दिया। चारू मजूमदार 16 जुलाई 1972 को पकड़े गए थे और 28 जुलाई 1972 में पुलिस कस्टडी में ही उनको हार्ट अटैक आ गया, और इसी के साथ माओइज्म और नक्सलिज्म पे पॉज लग गया। और ये पॉज हटा इमरजेंसी के बाद। 1975 के इमरजेंसी के बाद ज्यादातर माओइस्ट लीडर्स या तो मारे गए थे या पकड़े गए।
इमरजेंसी के टाइम लगभग 40,000 कम्युनिस्ट को पकड़ा गया था। चारू मजूमदार ने जो पार्टी बनाई थी अब उसके अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे, सभी अपने अपने तरीकों से लड़ रहे थे। और इसी तरह जो नक्सल मूवमेंट शुरू किया था चारू मजूमदार ने वो खत्म हो गया, लेकिन आज भी जो नक्सलाइट माइंडसेट है वो खत्म नहीं हो पाया है।